हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड में डायनेमिक्स बुक के अंदर एक एग्जाम्पल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम दिए गए एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे कि उस एग्जाम्पल की डिमांड क्या है और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन हम इससे पहले भी 4-5 एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग वही एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। यदि इनके अलावा भी किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, आपके पास एक कण है, यानी कि एक पार्टिकल है, वो एक प्लेन कर्व के अंदर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। एक कर्व में क्या करता है? मोशन कर रहा है। और वो मोशन भी इस प्रकार कर रहा है, सच दैट कि वो मोशन इस प्रकार करता है। जब वो मोशन करता है ना, यानी कि गति करता है, तो उसका स्पर्श रेखीय त्वरण, उसका स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पर्श रेखीय त्वरण का मतलब क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसने कहा है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण कैसा रहता है? अचर। तो ये बात हम लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले उसने कहा है कि जब पार्टिकल मोशन करता है ना, तो उसका स्पर्श रेखीय त्वरण, उसका स्पर्श रेखीय त्वरण कैसा रहता है? अचर। या फिर इंग्लिश में बोलें तो उसका टेंजेंशियल, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता कितना है ये हम पहले डेरिवेशन देख भी चुके हैं। अगर आपने किसी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखे और वहां पे मैंने समझा भी रखा है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, वो कितना होता है? डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। और उसने उसको कितना कहा है? कांस्टेंट। तो मैं कांस्टेंट ए ले लूं या सी ले लूं, एक ही बात है। तो मैंने कांस्टेंट कितना ले लिया? ए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? इसको इक्वेशन नंबर एक बार के लिए मैंने दे दी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। जितना क्वेश्चन ने कहा हमने उसकी यहां तक की डिमांड क्या कर दी? कवर कर दी। सबसे पहले एग्जांपल को या क्वेश्चन को देखते ही उसका एनालिसिस करें। ऐसा नहीं कि आप एग्जांपल को रटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसका सबसे पहले एनालिसिस करें। अब चलते हैं आगे की तरफ। फिर उसने कहा है कि और इसके स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक त्वरण, स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक त्वरण का अगर आप अनुपात लेते हैं, अगर आप क्या लेते हैं? अनुपात, तो वो अनुपात भी कैसा आता है? कांस्टेंट आता है। वो अनुपात भी कैसा आता है? कांस्टेंट। यानी कि किस किस का रेशियो लेना है आपको? स्पर्श रेखीय वेग का और अभिलंबिक त्वरण का आपको क्या लेना होगा? रेशियो। और वो रेशियो भी कैसा आएगा? कांस्टेंट। तो लिख लेते हैं किस किस का रेशियो लेना है। स्पर्श रेखीय वेग अपॉन अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण। इन दोनों का रेशियो वो बोल रहा है कि कैसा आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। इन दोनों का रेशियो भी कितना बताया उसने? कांस्टेंट बताया। स्पर्श रेखीय वेग यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी और अभिलंबिक त्वरण का मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर आप डेरिवेशन जाके देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर पहले, तो स्पर्श रेखीय वेग कितना होता है? v। कितना होता है? v। और पूछे कि अभिलंबिक त्वरण कितना होता है, तो अभिलंबिक त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन रो। v स्क्वायर अपॉन रो होता है। और वो भी उसने कितना बताया? कांस्टेंट बताया। और कांस्टेंट बताया तो मैं इसको नया कांस्टेंट मान लेता हूं एक बार के लिए b। इसको नया कांस्टेंट एक बार के लिए कितना मान लिया? b। और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 2। यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन फिर से देखो। उसने कहा कि आपका एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। पार्टिकल मेरा जब मोशन करता है ना, तो क्या कैसे मोशन करता है कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, वो कांस्टेंट रहता है। तो पहले तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कितना कर दिया? कांस्टेंट। फिर उसने कहा और उसका स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक त्वरण का आपको क्या लेना होगा? अनुपात। यानी कि उसका क्या लेना होगा? रेशियो। और वो रेशियो भी कितना आता है? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट। तो हमने क्या किया? स्पर्श रेखीय वेग तो v होता है या ds अपॉन dt होता है, एक ही बात है। ये v स्क्वायर अपॉन रो होता है। इनके रेशियो को कितना कर दिया? कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 2। अब बुक वाला चाहता है कि
आप सिद्ध करो कि पथ का नैज समीकरण। तो कुल मिला के हमें पथ का क्या ज्ञात करना है? समीकरण। कुल मिला के पथ का क्या ज्ञात करना है? समीकरण। नैज समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जो एस और शाई के बीच में क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए। मैं पहले बता चुका हूं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो एस और शाई के बीच में क्या दिखाती है? रिलेशन दिखाती है। यानी कि हमें वक्र पथ का नैज समीकरण ज्ञात करना है और वो इतना आना चाहिए। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। मतलब कुल मिला के हमें पथ का क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। और पथ का समीकरण कितना आना चाहिए? ये पथ के समीकरण का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है ना, किसी कर्व पे तो मोशन कर रहा होगा, किसी समतल में अगर चल रहा है तो कोई ना कोई तो कर्व बना ही रहा होगा। तो उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो कर्व की इक्वेशन कितनी आनी चाहिए? इतनी आनी चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं। ये दो बातें हमें गिवन है और ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या समीकरण 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? डी अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए। लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? डी अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी मेरा कितना होता है? वी होता है नहीं होता? होता है। ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी ऐसा। दोनों तरफ का क्या कर देते हैं? समाकलन। दोनों तरफ का समाकलन करने पर दोनों तरफ का समाकलन करने पर यानी कि इंटीग्रेशन करने पर बोथ साइड समाकलन करने पर अगर इधर का इंटीग्रेशन करते हो, इस तरफ का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा। इधर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? वी। और उस तरफ का इंटीग्रेशन करोगे तो टी के रेस्पेक्ट में होगा तो इधर कितना आ जाएगा? ए टी। और एक कांस्टेंट और आएगा। एक कांस्टेंट हम ए काम में ले चुके, बी काम में ले चुके, तो नया कांस्टेंट क्या काम में ले लेते हैं? सी। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 3। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? दोनों तरफ का समाकलन किया तो इस तरफ तो सिर्फ v बच जाएगा और उधर कितना आ जाएगा? 80 प्लस सी। एक कांस्टेंट लेना था तो a और b कांस्टेंट काम में ले चुके हैं तो कितना हो गया? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि v को फिर से ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 80 प्लस सी लिखा जा सकता है? क्योंकि v हमारा कितना होता है? ds अपॉन डी टी होता है। तो इसका क्या करोगे? समाकलन करोगे पुनः दोनों तरफ का समाकलन करने पर। दोनों तरफ का समाकलन करने पर अगेन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरफ तो कितना आने वाला है? एस, क्योंकि इधर एस टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो इधर तो कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा। और उस तरफ क्या करोगे तो ए टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। कितना आएगा? ए टी स्क्वायर बाई 2। यहां तक सबको क्लियर है? इस सी का करोगे तो कितना आएगा? सी टी प्लस एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा और वो कांस्टेंट मैंने एक बार के लिए मान लिया डी। और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी एक बार के लिए 4। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार सब बताएं फिर से। यहां तक सबको क्लियर है और सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? सबको प्रॉपर आवाज आ रही है? यहां तक सबको क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन थी। इक्वेशन 1 का यूज करते हुए हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब समीकरण 2 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। मैथ्स के अंदर लैंग्वेज का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना? लैंग्वेज को आप इंग्लिश मीडियम वाले भी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ना? तो v से v कैंसिल होगा तो ये रो तो जाएगा ऊपर और एक बच जाएगा v, क्योंकि एक v से एक v कैंसिल होगा तो रो तो जाएगा ऊपर और एक बच जाएगा नीचे v। और इस तरफ कितना बचा हुआ है? b। यहां तक सबको क्लियर है? रो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि कर्वेचर होती है। और रो का फॉर्मूला मैं बता भी चुका हूं। और रो हमारे पास होता कितना है? ds अपॉन डी शाई। ds अपॉन किसके इक्वल होता है? डी शाई के। तो रो की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ये लास्ट तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? एक बार देखना, रो की वैल्यू लिखी हुई दिखाई दे रही है ds अपॉन डी शाई। और v मेरे पास कितना होता है? ds अपॉन डी टी। v मेरे पास कितना होता है? ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू b। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक सबको क्लियर है? ये मेरा ds से ये मेरा ds क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर तो मेरा चला जाएगा dt और नीचे मेरा कितना बच जाएगा? डी शाई। और ये इक्वेशन बन गई मेरी, ये इक्वल में b आ जाएगा। दोनों तरफ का फिर से इसका क्या कर देते हैं? समाकलन, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको 5 नंबर लिख देते हैं। ऊपर दोनों तरफ का मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा, आप देख लेना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इधर तो आ जाएगा t, इधर जाएगा t। इधर b का किसके रेस्पेक्ट में होगा? शाई के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना हो जाएगा?
बीशाई प्लस एक कांस्टेंट आएगा, तो ए बी सी डी तक तो कांस्टेंट काम में ले चुके ना, तो काम में ले लो ई। कौन सा कांस्टेंट काम में ले लोगे? ई। और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 6। यहां तक सबको क्लियर है कि मुझे एक बार ये बताओ देख के, ये बात सबको क्लियर है? हमने क्या किया, v से v कैंसिल कर दिया तो रो ऊपर चला गया, तो रो अपॉन v बच गया। रो को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और रो होता कितना है, ds अपॉन d शाई, और v की वैल्यू कितनी होती है, ds अपॉन dt। और ये सारी वैल्यू पुट करते हुए t की वैल्यू हमने कितनी निकाली, b शाई प्लस e, और ये क्वेश्चन नंबर बन गई 6। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार यहाँ ये वाली वैल्यू हटा देगा, पूरा इस तरफ का लिखा हुआ हटा दे। अब समीकरण 4 और 6 का क्या करेंगे, यूज। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 किस किस का यूज कर रहे हैं, 4 और 6 का। तो s इज इक्वल टू a अपॉन 2, a अपॉन 2 की जगह तो a अपॉन 2, और इस स्मॉल t की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, b शाई प्लस e, तो यहां पे लिख दो b शाई प्लस e का होल स्क्वायर प्लस c की जगह c, ये c तो हमारा c है, e नहीं है, c है, c की जगह तो c, और t की वैल्यू कितना रख दोगे, b शाई प्लस e, b शाई प्लस e, और d की जगह d की जगह d। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू a बाई 2, इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो b कितना आएगा, b स्क्वायर शाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगा, तो 2 बी शाई और ई, 2 बी शाई और ई, और प्लस ई का होल स्क्वायर, प्लस ई का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, सी बी शाई प्लस सी ई मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस डी का डी। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। एस इज इक्वल टू ए बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वायर अपॉन 2 शाई स्क्वायर प्लस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ए बी ई शाई प्लस ए बाई टू ई स्क्वायर, ए बाई 2 ई स्क्वायर प्लस सी बी शाई प्लस सी ई प्लस डी। यहां तक सबको क्लियर है? एक काम करते हैं, शाई स्क्वायर को तो ऐसे कैसे, शाई की जो जो वैल्यू है ना उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक शाई की वैल्यू ये, एक शाई की वैल्यू ये, इनको कलेक्ट कर लो, तो ए बी ई प्लस सी बी, और ये शाई आ गया बाहर, ये नीचे तक दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये और ये तीनों कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट को एक जगह कलेक्ट कर लो, ए बाई 2 ई स्क्वायर प्लस सीई प्लस डी, इनको एक जगह क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। यहां तक सबको क्लियर है क्या? नीचे एक और स्टेप लिखेंगे, दिखाई देगी। इधर देखो ध्यान से, एस की जगह एस, ये दिखाई दे रहा है, एस की जगह एस, ये कांस्टेंट था, ये पूरी वैल्यू देखो ध्यान से एक बार, कांस्टेंट है क्या, ए और बी मैंने कांस्टेंट माने थे क्या, माने थे, तो इसको मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूं ए, ये दिखाई दे रहा है क्या, ए। शाई स्क्वायर की जगह शाई स्क्वायर प्लस, ये ध्यान से देखो, क्या ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है क्या, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट माना जा सकता है, इसको मैंने मान लिया बी शाई प्लस, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है क्या मेरी, चेक करो पूरी वैल्यू कांस्टेंट है क्या, इसको नया कांस्टेंट माना जा सकता है, इसको मैंने मान लिया नया कांस्टेंट, लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई दे रहा है सबको, इसको मैंने मान लिया नया कांस्टेंट। तो चेक करो, क्या हम ये लेके आना था, एस लाना था, एस ले आए, ए लाना था, ए ले आए, शाई स्क्वायर लाना था, शाई स्क्वायर, बी की जगह बी, शाई की जगह शाई, और सी की जगह सी, और ये हमारा है फाइनल इक्वेशन। तो ये पथ की समीकरण है, और पथ की समीकरण भी कौन सी है, नेज। नेज का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जो एस और शाई के बीच में क्या दिखाती हैं, रिलेशन दिखाती हैं। तो क्या इसके अंदर एस और शाई आ रहा है क्या, आ रहा है, बिल्कुल। तो ये हमारे कण के पथ का नेज समीकरण है। कण के पथ का कौन सा समीकरण है, नेज समीकरण। और बुक वाले ने पूछा भी क्या था कि कण के पथ का कौन सा समीकरण ज्ञात करो, नेज समीकरण। तो हमने कण के पथ का कौन सा समीकरण ज्ञात कर दिया, नेज समीकरण। एक बार हम फिर से इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और फिर आगे की तरफ। सबसे पहले उसने कहा था कि आपको स्पर्शरेखीय त्वरण कितना दिया हुआ है, इसने कांस्टेंट। स्पर्शरेखीय त्वरण कांस्टेंट दिया था, तो मैंने क्या किया, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को कितना कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, एक नंबर काम। फिर उसने कहा कि स्पर्शरेखीय वेग और विलंबिक त्वरण का अनुपात कैसा करो। स्पर्शरेखीय वेग मेरा होता है v, अब विलंबिक त्वरण होता है मेरा v स्क्वायर अपॉन रो, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, नया कांस्टेंट, इसको c1 और इसको c2।
इन दोनों का यूज करते हुए उसने कहा कि कण के पथ का समीकरण ये आना चाहिए, और हम इन दोनों का यूज करते हुए कैसे भी जुगाड़ लगा लू के और कण के पथ का समीकरण क्या ले ये। और इस प्रकार से ये एग्जाम्पल पेपर में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है। इसकी पॉसिबिलिटी की आपके भी एग्जाम में पूछा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।